नमस्कार साथियों, कंपटीशन कोर्स ऐप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली क्लास में हमने राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज की इस क्लास में हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है ये। आप इस क्लास को अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। इस एप्लीकेशन को आप अधिक से अधिक मित्रों तक, विद्यार्थियों तक शेयर करते रहें। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है, यह टॉपिक रहेगा राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो ये राजस्थान ज्योग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये आने वाले काफ़ी जो चैप्टर हमारे रहेंगे उन चैप्टर को ये लिंक करेगा। ये टॉपिक आपको समझ में आएगा तो आने वाले काफ़ी जो टॉपिक रहेंगे वो आपको आसानी से समझ में आते रहेंगे। तो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है, विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग समय में इस विषय को लेकर, राजस्थान को लेकर उन्होंने कई सारे जो भौतिक प्रदेश है उनका विभाजन किया था। हम जो वर्तमान में सर्वमान्य विभाजन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, राजस्थान को वर्तमान में 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो हम देखते हैं कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं, उनका विभाजन कैसे हुआ है और राजस्थान के मैप में हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। राजस्थान का पहला भौतिक प्रदेश है, यह है पश्चिमी रेतीला मैदान। पश्चिमी रेतीला मैदान, तो यह राजस्थान का पहला भौतिक प्रदेश। अब ये जो पश्चिमी रेतीला मैदान है, जिसको हम थार का मरुस्थल कहते हैं, थार का मरुस्थल, तो इस थार के मरुस्थल को हमने पुनः 2 भागों में बांटा है। इसका एक भाग रहता है शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश, और दूसरा भाग रहता है अर्ध शुष्क प्रदेश। तो ये पश्चिमी रेतीले मैदान के 2 विभाजन, शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। अब जो शुष्क प्रदेश है इसको पुनः 2 भागों में बांटा गया है। इसका एक भाग कहलाता है बालुका युक्त प्रदेश और दूसरा इसका भाग रहेगा बालुका मुक्त प्रदेश। तो शुष्क प्रदेश के 2 भाग, बालुका युक्त प्रदेश और बालुका मुक्त प्रदेश। अब जो अर्ध शुष्क प्रदेश है, इसके 4 भाग हमने किए हैं। 4 भाग, जिसमें पहला भाग रहता है गग्गर का मैदान, गग्गर का मैदान। दूसरा भाग रहता है इसका शेखावटी प्रदेश। तीसरा भाग रहता है नागौर उच्च भूमि और चौथा भाग रहता है लूणी बेसिन। लूणी बेसिन, जिसको गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है। तो ये राजस्थान के पहले भौतिक प्रदेश, पश्चिमी रेतीले मैदान का पूर्ण विभाजन। अब उसके बाद राजस्थान का दूसरा भौतिक प्रदेश है, जिसे कहते हैं अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला। तो स्थिति के आधार पर इस अरावली पर्वतमाला को हमने 2 भागों में, 3 भागों में विभाजित किया है। इसका जो पहला भाग रहता है, जो इसका उत्तरी भाग है, जिसे हम उत्तरी अरावली कहते हैं। इसका दूसरा भाग है मध्यवर्ती भाग, जिसे हम मध्य अरावली कहते हैं। और इसका तीसरा भाग, जिसे हम दक्षिणी अरावली कहते हैं। तो अरावली के 3 भाग, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी
अरावली। तो जो दक्षिणी अरावली का क्षेत्र है इसको हमने पुनः दो भागों में बांटा है। इसका एक भाग कहलाता है आबू खंड और दूसरा भाग कहलाता है मेवाड़ खंड। तो ये अरावली का विभाजन। अब अरावली के बाद राजस्थान का तीसरा भौतिक प्रदेश जिसे हम कहते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो ये मैदानी प्रदेश जो है ये नदियों के द्वारा निर्मित है और यह मैदान 4 बड़े नदी तंत्रों के द्वारा निर्मित है। तो कौन कौन से वो 4 बड़े नदी तंत्र हैं या इसको हमने कौन से 4 भागों में विभाजित किया है? तो इसका पहला भाग जो चंबल नदी और इसकी सहायक नदियों से निर्मित है जिसको कहते हैं चंबल बेसिन। उसके बाद इसका दूसरा भाग जो बनास और इसकी सहायक नदियों से निर्मित है जिसको हम कहते हैं बनास बेसिन। उसके बाद तीसरा भाग इसका जो बाणगंगा नदी से निर्मित है उसको कहते हैं बाणगंगा बेसिन। और चौथा भाग इसका जो माही नदी और इसकी सहायक नदियों से निर्मित है जिसको हम कहते हैं माही बेसिन या माही का मैदान। तो ये पूर्वी भौतिक प्रदेश के 4 विभाजन। अब उसके बाद राजस्थान का चौथा भौतिक प्रदेश जिसे हम कहते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार। अब संरचना के आधार पर इसको हमने 2 भागों में बांटा है। इसका एक भाग है यह कहलाता है विंध्यन कगार भूमि। विंध्यन कगार भूमि। और दूसरा भाग इसका वह कहलाता है दक्कन लावा क्षेत्र। दक्कन लावा क्षेत्र। तो ये राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों का पूर्ण विभाजन। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट सेव कर लें। उसके बाद हम देखते हैं राजस्थान के मैप में कि ये भौतिक प्रदेश किस तरह से विभाजित है और राजस्थान में कौन कौन से भौतिक प्रदेश कहाँ कहाँ विभाजित हुए हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट सेव कर लें। तो ये राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश। अब हम बात करेंगे राजस्थान के मैप में। राजस्थान के मैप में हमने इनको किस तरह से विभाजित किया है, कौन सा भौतिक प्रदेश कहाँ पर स्थित है और कौन कौन से उसके उप विभाजन हैं। और राजस्थान के इन भौतिक प्रदेशों का विभाजन किस आधार पर किया गया है इसकी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो ये हमारा राजस्थान है और राजस्थान के लगभग मध्य से यहाँ से गुजरती है अरावली पर्वतमाला। तो राजस्थान के लगभग मध्य से ये अरावली पर्वतमाला यहाँ से गुजरती है जो राजस्थान को 2 असमान भागों में विभाजित करती है। अब साथियों राजस्थान में जो भौतिक प्रदेश है इन भौतिक प्रदेशों का विभाजन वार्षिक समवर्षा रेखा के द्वारा हुआ है। वार्षिक समवर्षा रेखा यानी समान वर्षा वाले बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम वार्षिक समवर्षा रेखा कहते हैं। तो जो अरावली पर्वतमाला है इस अरावली पर्वतमाला पर 50 सेंटीमीटर की समवार्षिक वर्षा रेखा है। तो वो 50 सेंटीमीटर की जो वार्षिक वर्षा रेखा है वह अरावली के पश्चिमी भाग में और अरावली के इस पूर्वी भाग में स्थित है। तो ये 50 सेंटीमीटर की 2 वार्षिक वर्षा रेखाएं हैं। और इसके अलावा एक वार्षिक वर्षा रेखा राजस्थान के पूर्वी भाग में इस तरह जो है 75 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा रेखा। अब इन 3 वर्षा रेखाओं के द्वारा राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों का विभाजन हुआ है। 2 वर्षा रेखाएं 50 सेंटीमीटर की और एक वर्षा रेखा 75 सेंटीमीटर की। तो देखें
जो 50 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा रेखा है, इस वार्षिक वर्षा रेखा के पश्चिम का जो ये संपूर्ण क्षेत्र है, यह राजस्थान का पहला भौतिक प्रदेश है जिसको हम पश्चिमी रेतीले मैदान के नाम से जानते हैं। पश्चिमी रेतीला मैदान। दूसरा जो भौतिक प्रदेश है यह यहाँ पर है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला। उसके बाद तीसरा जो भौतिक प्रदेश है ये स्थित है यहाँ पर पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा भौतिक प्रदेश यहाँ पर है जिसे हम कहते हैं हाड़ौती का पठार। तो ये राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेश। अब यहाँ पर जो वर्षा रेखाएं हैं, इन वर्षा रेखाओं के आधार पर आप आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे इन भौतिक प्रदेशों का विभाजन इन वर्षा रेखाओं के द्वारा हुआ है। जैसे 50 सेंटीमीटर की जो वार्षिक वर्षा रेखा है, यह वार्षिक वर्षा रेखा पश्चिमी रेतीले मैदान और अरावली पर्वतमाला को अलग करती है। जो पहली 50 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा रेखा है, यह वर्षा रेखा पश्चिमी रेतीले मैदान और अरावली पर्वतमाला को अलग करती है। उसके बाद जो ये 50 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा रेखा है, यह अरावली पर्वतमाला और पूर्वी मैदानी प्रदेश को अलग करती है। और जो 75 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा रेखा है, यह पूर्वी मैदानी प्रदेश और हाड़ौती के पठार को अलग करती है। यानी जो 3 वार्षिक वर्षा रेखाएं हैं, इन 3 वार्षिक वर्षा रेखाओं के द्वारा राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेशों का विभाजन हुआ है। अब हम पश्चिमी रेतीले मैदान की बात करते हैं। तो पश्चिमी रेतीले मैदान के इस क्षेत्र से यहाँ से निकलती है एक और वार्षिक वर्षा रेखा जो है 25 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा रेखा। आपने टेबल जो अभी देखी है, उस टेबल में हमने पश्चिमी रेतीले मैदान को 2 भागों में विभाजित किया था। तो जो ये 25 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा रेखा है, यह पश्चिमी रेतीले मैदान को 2 भागों में विभाजित करती है। अब यहाँ पर 2 भाग कौन कौन से हो गए? यहाँ जो पहला भाग हो गया, ये हो गया शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश। और जो बाकी बचा क्षेत्र है, ये हो जाएगा अर्धशुष्क प्रदेश। तो ये जो 25 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा रेखा है, यह 25 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा रेखा पश्चिमी रेतीले मैदान को शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में विभाजित करती है। अब शुष्क प्रदेश है, इसको हमने पुनः 2 भागों में बांटा है। तो शुष्क प्रदेश के अधिकांश भाग पर रेतीले टीलों का विस्तार पाया जाता है। और रेतीले टीले वाला जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र कहलाता है बालुका युक्त प्रदेश। तो शुष्क प्रदेश के जिस क्षेत्र पर बालुका युक्त टीलों का विस्तार पाया जाता है, जहां रेत के टीले पाए जाते हैं, वह क्षेत्र बालुका युक्त प्रदेश कहलाता है। और जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर का कुछ क्षेत्र ऐसा है यहाँ जहाँ पर रेतीले टीलों का विस्तार नहीं पाया जाता है। यहाँ पर चट्टानें पाई जाती है, इसको कहते हैं बालुका मुक्त प्रदेश। तो जहाँ पर रेत के टीले पाए जाते हैं वह बालुका युक्त क्षेत्र, और जहाँ रेतीले टीलों का विस्तार नहीं है, जहाँ पर चट्टानें पाई जाती है, वह बालुका मुक्त प्रदेश। तो ये शुष्क प्रदेश के 2 भाग, बालुका युक्त प्रदेश और बालुका मुक्त प्रदेश। अब अर्धशुष्क प्रदेश, जिसको हमने 4 भागों में बांटा है, तो यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले हैं और यहाँ पर गग्गर नदी का प्रवाह होता है। तो गग्गर नदी के प्रवाह से निर्मित जो उपयुक्त मैदानी प्रदेश है, यह कहलाता है गग्गर का मैदान। तो अर्धशुष्क प्रदेश का पहला भाग गग्गर का मैदान। उसके बाद चूरू, सीकर और झुंझुनू का जो क्षेत्र है, यह कहलाता है शेखावटी प्रदेश।
शेखावटी प्रदेश। फिर जोधपुर और नागौर का जो क्षेत्र है यह कहलाता है नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि। और पाली बाड़मेर झालोर का जो क्षेत्र है जहाँ पर लूणी और इसकी सहायक नदियों का प्रवाह है यह क्षेत्र कहलाता है लूणी बेसिन। तो ये चार भाग समझते हुए चलना आप साथ साथ। ये जो चार भाग हैं अर्ध शुष्क प्रदेश के गग्गर का मैदान, शेखावटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि और लूणी बेसिन। तो ये जो पूरा विभाजन हुआ है यह राजस्थान के पहले भौतिक प्रदेश पश्चिमी रेतीले मैदान का विभाजन हुआ है। अब राजस्थान का दूसरा भौतिक प्रदेश जो आता है अरावली पर्वतमाला, जो दोनों तरफ 50 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा रेखाओं के द्वारा अन्य भौतिक प्रदेशों से अलग होता है। अब अरावली पर्वतमाला जो है इसको हमने 3 भागों में बांटा है। 3 भाग कौन कौन से हैं? इसका जो उत्तरी भाग है जिसका विस्तार मुख्य रूप से जयपुर, अलवर, सीकर इन क्षेत्रों में है, ये कहलाता है उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली। तो अरावली का उत्तरी भाग उत्तरी अरावली। फिर इसका मध्यवर्ती भाग जिसका विस्तार अजमेर में है, पाली में है, राजसमंद के कुछ भाग में है, और ये कहलाता है मध्य अरावली। और दक्षिणी भाग जो है जिसका विस्तार उदयपुर में है, उदयपुर के अलावा बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सिरोही में है, तो ये भाग कहलाता है दक्षिणी अरावली। अब दक्षिणी अरावली को हमने पुनः 2 भागों में बांटा था। तो इसका सिरोही का जो क्षेत्र है अरावली का, दक्षिण अरावली का, तो ये कहलाएगा आबू खंड। सिरोही का जो क्षेत्र है अरावली का आबू पर्वतीय क्षेत्र, इसे हम कहते हैं आबू खंड। और बाकी जो बचा क्षेत्र है ये कहलाता है मेवाड़ खंड। तो दक्षिणी अरावली के 2 भाग आबू खंड और मेवाड़ खंड। इस तरह से अरावली के हमने 3 भाग किए हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। और दक्षिणी अरावली के पुनः 2 भाग आबू खंड और मेवाड़ खंड। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। उसके बाद अब तीसरा भाग आता है, वो आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो नदियों के आधार पर, नदियों के प्रवाह क्षेत्र के आधार पर हमने इसको 4 भागों में विभाजित किया है। अब ये 4 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला भाग जो इसका है वह चंबल और उसकी सहायक नदियों से निर्मित, जिसे हम कहते हैं चंबल का मैदान या चंबल बेसिन। इसका जो पहला भाग हो गया वो हो गया चंबल बेसिन। चंबल और उसकी सहायक नदियों से यह क्षेत्र निर्मित हुआ है। उसके बाद इस मैदान का दूसरा भाग जो बनास और इसकी सहायक नदियों से निर्मित है, इसको कहा जाता है बनास बेसिन या बनास का मैदान। उसके बाद माही और इसकी सहायक नदियों से जो निर्मित है यह कहलाता है माही का मैदान या माही बेसिन। और चौथा भाग जो है इसका वो कहलाएगा बाणगंगा बेसिन या बाणगंगा का मैदान। तो ये 4 भाग जो इस पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत है, पूर्वी मैदानी प्रदेश के ये 4 भाग हैं। चंबल का मैदान, बाणगंगा बेसिन या बाणगंगा का मैदान, बनास बेसिन या और माही का मैदान। तो ये 4 भाग हो गए। उसके बाद जो अंतिम भौतिक प्रदेश है राजस्थान के वो है हाड़ौती का पठार। हाड़ौती के पठार को हमने संरचना के आधार पर 2 भागों में बांटा था। इसका जो पहला भाग है, यह पहला भाग जो चंबल और बनास नदियों के बीच स्थित है, इसको हम कहते हैं विंध्यन कगार भूमि। इसको कहते हैं विंध्यन कगार भूमि। हम जब इसको पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे इसको विंध्यन कगार भूमि क्यों कहते हैं। और इसके अलावा जो बचा हुआ क्षेत्र है ये कहलाता है दक्कन लावा क्षेत्र। तो विंध्यन कगार भूमि और दक्कन लावा क्षेत्र
ये दोनों ही भाग जो हैं वो हो गए हाड़ौती के पठार के। तो अब राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेशों का विभाजन आपके सामने है। पहला पश्चिमी रेतीले मैदान, इसके दो भाग, शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश के दो भाग, बालुका युक्त प्रदेश और बालुका मुक्त प्रदेश। उसके बाद अर्ध शुष्क प्रदेश के चार भाग, घग्गर का मैदान, शेखावटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि और लूणी बेसिन। फिर राजस्थान का दूसरा भौतिक प्रदेश अरावली पर्वतमाला, जिसके तीन भाग हमने किए थे, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली के पुनः दो भाग किए थे हमने, आबू खंड और मेवाड़ खंड। उसके बाद राजस्थान का तीसरा भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदानी प्रदेश, जिसको हमने नदियों के आधार पर चार भागों में विभाजित किया है, चंबल का मैदान, बाणगंगा बेसिन, बनास बेसिन और माही का मैदान। उसके बाद राजस्थान का चौथा भौतिक प्रदेश वो था हाड़ौती का पठार, और इसको हमने संरचना के आधार पर दो भागों में विभाजित किया, विंध्यन गगार भूमि और दक्कन लावा क्षेत्र। तो ये राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेशों का पूर्ण विभाजन है। आप चाहें तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट सेव कर लें। तो साथियों, ये तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का पूर्ण विभाजन हुआ। अब हम राजस्थान के एक एक भौतिक प्रदेश का विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो इसी क्रम में हम बात करेंगे राजस्थान के पहले भौतिक प्रदेश, जो रहता है पश्चिमी रेतीला मैदान या थार का मरुस्थल। तो अब राजस्थान का पहला भौतिक प्रदेश ये रहता है पश्चिमी रेतीला मैदान, और इसी को हम थार का मरुस्थल भी कहते हैं। पश्चिमी रेतीला मैदान या थार का मरुस्थल। तो साथियों, थार का मरुस्थल जो है, पहले हम इसकी बात करते हैं। तो ये जो थार का मरुस्थल है, यह टेथिस महासागर का अवशेष है। हम बात करते हैं थार के मरुस्थल की। तो थार का जो मरुस्थल है, यह थार का मरुस्थल टेथिस महासागर का अवशेष है। ये आपके कई बार एग्जाम में सवाल आता है। थार का मरुस्थल या राजस्थान का जो पश्चिमी रेतीला मैदान है, यह किसका अवशेष है? तो यह टेथिस महासागर का अवशेष है। अब हम विश्व स्तर पर इसकी बात करते हैं, तो हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका के बाद यहाँ संयुक्त अरब अमीरात, जो अरब प्रायद्वीप है, अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, और उसके बाद यहाँ रहता है भारत। तो अब देखें, जो अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप का जो उत्तरी भाग है, यह उत्तरी भाग पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है, जिसको हम सहारा मरुस्थल के नाम से जानते हैं। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी मरुस्थलीय भाग है, जहाँ पर शत अल अरब और रूब अल खली जैसे मरुस्थल है। उसके बाद ईरान इराक में दस्त ए कबीर, दस्त ए लूट जैसे यहाँ पर मरुस्थल है। और उसके बाद यहाँ आता है थार का मरुस्थल, जो भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। अब देखें, जो अफ्रीका महाद्वीप का सहारा मरुस्थल है, यहाँ से इस थार के मरुस्थल तक के इस संपूर्ण भाग को, इसको कहते हैं ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल। ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल। तो हमारा जो थार का मरुस्थल है, यह थार का मरुस्थल इस ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल का हिस्सा है, और यह थार का मरुस्थल इस पैलियो आर्कटिक मरुस्थल के पूर्वी भाग में स्थित है। तो ये जो थार का मरुस्थल है, यह ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल का
पूर्वी भाग है या पूर्वी हिस्सा है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ये जो थार का मरुस्थल है या जो हमारा पश्चिमी रेतीला मैदान है, यह पश्चिमी रेतीला मैदान ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल का पूर्वी हिस्सा है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब यह टेथिस महासागर का अवशेष है और ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल का ये हिस्सा है। अब थार के मरुस्थल का जो विस्तार है, थार के मरुस्थल का विस्तार वह भारत और पाकिस्तान में है। दो देशों में इसका विस्तार है, भारत और पाकिस्तान में इसका विस्तार है। अब अगर बात करते हैं भारत की, तो भारत में जो इसका विस्तार है ये भारत के 4 राज्यों में है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान में है, पंजाब, हरियाणा और गुजरात। तो भारत के इन 4 राज्यों में पश्चिमी रेतीले मैदान या थार के मरुस्थल का विस्तार है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के 61.11% क्षेत्र पर 61.11% क्षेत्र पर इस थार के मरुस्थल का विस्तार है। यानी थार का मरुस्थल जो है वह राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 61.11% क्षेत्र पर फैला हुआ है। और अगर हम बात करते हैं राजस्थान की जनसंख्या की, तो राजस्थान की 40% जनसंख्या, राजस्थान की 40% जनसंख्या इस भौगोलिक क्षेत्र में यानी पश्चिमी रेतीले मैदान के अंतर्गत निवास करती है। तो यह थार का मरुस्थल पहले तो 2 देशों में फैला हुआ है, भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। भारत की बात करते हैं तो भारत में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में फैला हुआ है। अब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में या राजस्थान का जो 61.11% क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र पर इस थार के मरुस्थल का विस्तार है और यहाँ पर राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। अब हम राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेशों की तुलना करते हैं। चारों भौतिक प्रदेशों की तुलना करेंगे क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से। तो ये पहला भौतिक प्रदेश पश्चिमी रेतीला मैदान, दूसरा अरावली पर्वतमाला, तीसरा पूरी मैदान और चौथा हाड़ौती का पठार। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्रफल के अनुसार। तो पहला भौतिक प्रदेश जहाँ पर 61.11% क्षेत्र राजस्थान का, दूसरा अरावली पर्वतमाला जहाँ पर 9% क्षेत्र, तीसरा पूरी मैदान जहाँ पर 23% क्षेत्र और हाड़ौती का पठार जहाँ पर 6.89% क्षेत्र है। तब इन चारों की तुलना करते हैं तो तुलना करने पर हम यह पाएंगे कि पश्चिम रेतीला मैदान जो है यह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। तो यहाँ पर जो हमने बात की है कि राजस्थान के 61.11% क्षेत्र पर थार के मरुस्थल का विस्तार है, तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। अब हम बात करते हैं चारों भौतिक प्रदेशों की जनसंख्या की। तो जनसंख्या की बात करें तो पश्चिमी रेतीले मैदान के अंतर्गत राजस्थान की 40% जनसंख्या, अरावली की बात करेंगे तो यहाँ पर 10% जनसंख्या, पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर 39% जनसंख्या है और यदि हम बात करते हैं हाड़ौती के पठार की तो यहाँ पर 11% जनसंख्या है। तो ये राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेशों की जनसंख्या, और अगर हम जनसंख्या की दृष्टिकोण से तुलना करते हैं तब भी एक बार फिर से हम यही पाएंगे कि पश्चिमी रेतीले मैदान में राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि यह जनसंख्या की दृष्टिकोण से भी राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। यानी पश्चिमी रेतीला मैदान जनसंख्या और क्षेत्रफल
दोनों की ही दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। ये हमने बात कर ली, तुलना करी कि राजस्थान के 61.11% क्षेत्र पर इसका विस्तार है और यहाँ पर राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। अब यहाँ पर एक वर्षा रेखा है, वह वर्षा रेखा कौन सी? वह है 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा। 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा। तो यह 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा पश्चिमी रेतीले मैदान, पश्चिमी रेतीले मैदान और अरावली पर्वतमाला को अलग करती है। तो ये जो 50 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा रेखा है, यह 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा पश्चिमी रेतीले मैदान और अरावली को अलग करती है। तो ये 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा, तो ये जो 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा है, यह पश्चिमी रेतीले मैदान और जो अरावली पर्वतमाला है, यह अरावली पर्वतमाला, तो इन दोनों भौतिक प्रदेशों को यह अलग करती है। अब यदि हम विश्व के उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों की तुलना करते हैं, विश्व के जितने सारे मरुस्थल है और जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, तो यदि हम विश्व के इन सभी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों की तुलना करते हैं, तो थार का जो मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, तो यह विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला मरुस्थल है। ध्यान रखना, ये हम बात कर रहे हैं विश्व स्तर की, विश्व में हम तुलना कर रहे हैं, तो ये विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला मरुस्थल है। उसके अलावा यह विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है और विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल भी है। तो ये हमने तुलना की है विश्व के सभी मरुस्थलों की। तो थार का मरुस्थल विश्व में सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व और सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। एक वर्षा रेखा की बात की थी हमने कि 50 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा रेखा इसको पश्चिमी रेतीले मैदान और अरावली को अलग करती है। अब ये हमने बात की थी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा की। तो 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा पश्चिमी रेतीले मैदान और अरावली को अलग करती है। अब एक और वर्षा रेखा यहाँ पर है और ये वर्षा रेखा कौन सी है? यह है 25 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा रेखा जो पश्चिम रेतीले मैदान को शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेशों में विभाजित करती है। तो अब हमारे पास दो भौतिक प्रदेश आ गए हैं, शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। तो दोनों की हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बार आप चाहें तो इसको भी स्क्रीनशॉट में सेव कर लें। चलिए, तो ये तो बात हो गई पश्चिमी रेतीले मैदान की एक सामान्य परिचय की। हमने यहाँ पर 25 सेंटीमीटर की जो वार्षिक वर्षा रेखा है, उस वर्षा रेखा के द्वारा इस पश्चिमी रेतीले मैदान को शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में विभाजित कर दिया है। अब हमारे पास पश्चिमी रेतीले मैदान का जो पहला भाग है वो हमारे सामने है, उसको हम कहते हैं शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश। तो पश्चिमी रेतीला मैदान ये 50 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा रेखा और 50 सेंटीमीटर की जो वार्षिक वर्षा रेखा है, इस वर्षा रेखा ने पश्चिमी रेतीले मैदान को अरावली से अलग किया था। और यहाँ पर ये 25 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा रेखा जिसने इस पश्चिमी रेतीले मैदान को शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में विभाजित किया है।
अब हम पहले चर्चा करेंगे शुष्क प्रदेश की। तो हम पहले बात करते हैं कि यह शुष्क प्रदेश कहते किसे हैं। तो साथियों, शुष्क प्रदेश जो है वह ऐसा प्रदेश जहाँ पर वार्षिक वर्षा से अधिक वाष्पीकरण की मात्रा होती है, यानी जहाँ पर मिट्टी और जहाँ का वातावरण में नमी की मात्रा बिल्कुल न्यूनतम होती है, वह शुष्क प्रदेश कहलाता है। तो इसका जो भौगोलिक डेफिनेशन है उसे आप ध्यान रखें कि जिस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा से अधिक वाष्पीकरण की मात्रा होती है वह शुष्क प्रदेश कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में शुष्क प्रदेश का विस्तार कौन कौन से जिलों में है। तो हम बात करते हैं अगर विस्तार की, तो राजस्थान में शुष्क प्रदेश का जो मुख्य विस्तार है, यह मुख्य विस्तार कहाँ कहाँ है। तो ये विस्तार आता है जैसलमेर में। जैसलमेर के अलावा यह विस्तार आता है बाड़मेर में। बाड़मेर के बाद यह आएगा जोधपुर के पश्चिमी भाग में, जिसको हम कहेंगे पश्चिमी जोधपुर में। उसके बाद बीकानेर में, फिर आएगा पश्चिमी चूरू और गंगानगर का दक्षिणी भाग, यानी दक्षिणी गंगानगर। तो शुष्क प्रदेश जिसका विस्तार कहाँ कहाँ हो जाएगा, इसका विस्तार हो जाएगा जैसलमेर में। जैसलमेर के अलावा हो जाएगा बाड़मेर में। बाड़मेर के अलावा बीकानेर, पश्चिमी जोधपुर, पश्चिमी चूरू और दक्षिणी गंगानगर। तो यहाँ पर इस शुष्क प्रदेश का मुख्य विस्तार। अब ध्यान दें साथियों कि जो शुष्क प्रदेश है, इस शुष्क प्रदेश के अधिकांश भाग पर रेतीले टीलों का विस्तार पाया जाता है। तो रेतीले टीलों के विस्तार वाला जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र बालुका युक्त प्रदेश कहलाता है। तो जो शुष्क प्रदेश है इसका पहला भाग जो है बालुका युक्त प्रदेश, बालुका युक्त प्रदेश। तो पाकिस्तान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस सीमा के नज़दीक या सीमावर्ती जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र अत्यधिक बड़े बड़े रेतीले टीलों से निर्मित है और यहाँ पर हवा की दिशा और हवा की गति के आधार पर कई प्रकार के रेतीले टीलों का निर्माण होता है। तो हम बात करते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख रेतीले टीले पाए जाते हैं। तो बालुका युक्त प्रदेश की हम बात करेंगे, जहाँ पर टीलों, जो बड़े बड़े टीले यहाँ पर पाए जाते हैं। तो हम बात करते हैं कि यहाँ कौन कौन से टीले पाए जाते हैं। तो टीलों के प्रकार, अब पहला जो प्रकार आता है वह आता है अनुप्रस्थ टीले। अनुप्रस्थ टीले, तो जिस समय साथियों हवा जो है वह हवा निरंतर एक ही दिशा में चलती है और हवा की गति जो है वो धीमी रहती है, तो हवा के समकोण पर, यानी हवा जो है उस हवा का विस्तार, हवा का जो प्रवाह है वो एक ही दिशा में है और हवा की गति धीमी है, तो हवा के सामने, हवा के समकोण पर इन टीलों का निर्माण होता है, जिसे हम अनुप्रस्थ टीले कहते हैं। तो सीधा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि हवा के समकोण पर, हवा के समकोण पर बनने वाले टीलों को क्या कहते हैं। तो हवा के समकोण पर बनने वाले टीलों को अनुप्रस्थ टीले कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि ये हवा के लंबवत, तो हवा के समकोण पर या हवा के लंबवत इन टीलों का निर्माण अधिक होता है। तो ये होते हैं पहले प्रकार के टीले, अनुप्रस्थ टीले। मुख्य रूप से बाड़मेर, जैसलमेर का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इन टीलों की अधिकता पाई जाती है। अब उसके बाद दूसरा प्रकार का टीला होता है, वो होता है अनुदैर्घ्य टीले। अनुदैर्घ्य टीले, तो साथियों जिस समय हवा जो है वो एक ही दिशा में चलती है लेकिन हवा की गति तेज़ होती है। यहाँ हमने देखा था कि हवा एक ही दिशा में चल रही है लेकिन हवा धीमी गति से चल रही है, तो धीमी गति के कारण रेत उसके सामने, उसके समकोण पर जमा हुई थी,
जो हमने अनुप्रस्थ टीलों को अनुप्रस्थ टीले उसको हमने कहा था। यहाँ पर हवा जो है वो एक ही दिशा में चल रही है, लेकिन हवा की गति तेज़ है। तो तेज़ गति के कारण अब जो टीले हैं वो टीले इसके सामने न बनकर इसके साथ साथ बनना शुरू होंगे। जो टीले हैं वो टीले अब इसके समानांतर बनना शुरू होंगे। तो अनुदैर्घ्य टीले जो है, ये अनुदैर्घ्य टीले बनते हैं हवा के समानांतर, हवा के समानांतर। तो हवा के समानांतर बनने वाले इन टीलों को अनुदैर्घ्य टीले कहा जाता है। यहाँ अनुप्रस्थ टीले जो हवा के समकोण पर या हवा के लंबवत बन रहे थे, अनुदैर्घ्य टीले जो हैं वो हवा के समानांतर पाए जाते हैं। हवा के समानांतर इनका निर्माण कार्य होता है। तो अनुप्रस्थ टीलों के बाद बीकानेर से बाड़मेर तक अनुदैर्घ्य टीलों की जो है वो विस्तार पाया जाता है। अब उसके बाद तीसरे प्रकार के टीले होते हैं जिसे हम कहते हैं बरखान। बरखान टीले काफ़ी महत्वपूर्ण टीले होते हैं और काफ़ी मुख्य विशेषताओं को लिए होते हैं। तो ये जो टीले हैं ये आकार में काफ़ी बड़े टीले होते हैं और इनकी जो आकृति है यह आकृति अर्धचंद्राकार होती है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी कि एक तो ये आकार में जो है, आकार में सबसे बड़े टीले, और इनकी जो आकृति है, इनकी जो आकृति है ये होती है अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार। तो आकार में सबसे बड़े और आकृति इनकी अर्धचंद्राकार होती है। तो मुख्य रूप से शेखावटी क्षेत्र में, चूरू गंगानगर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इन टीलों का विस्तार अधिक पाया जाता है। अब उसके बाद एक और टीले होते हैं जो हम कहते हैं धोरे या धरियन। तो धोरे या धरियन ये क्या होते हैं? जो जैसलमेर का सम क्षेत्र है यहाँ पर वनस्पति का पूर्ण अभाव है, वनस्पति यहाँ पर बिल्कुल नहीं पाई जाती है। तो ऐसे क्षेत्र में जो यहाँ के रेतीले टीले हैं, ये टीले हवा के साथ लगातार अपना स्थान बदलते रहते हैं। तो हवा के साथ लगातार स्थान बदलने वाले टीलों को यहाँ पर स्थानीय भाषा में इनको धोरे या धरियन कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि धोरे या जो धरियन हैं ये स्थानांतरित टीले हैं, स्थानांतरित टीले हैं या जो अपना स्थान बदलने वाले हैं बार बार, तो ये स्थान बदलने वाले टीले कहलाते हैं। एक प्रकार और है यहाँ पर टीलों का, वो होता है सीन काफीज, सीन काफीज या नेबखा। तो सीन काफीज या नेबखा, तो ये क्या होते हैं कि शुष्क प्रदेश में जो कांटेदार झाड़ियाँ होती है, तो उन झाड़ियों के आसपास जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है, तो इन झाड़ियों के आसपास जो छोटे छोटे टीले बनते हैं, इन टीलों को सीन काफीज या नेबखा कहते हैं। तो सीन काफीज या नेबखा ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे झाड़ियों के आसपास बनने वाले टीले, झाड़ियों के आसपास निर्मित होने वाले छोटे जो टीले होते हैं, इनको सीन काफीज या नेबखा कहा जाता है। तो ये इस क्षेत्र में बनने वाले कुछ प्रमुख टीले हैं। आप चाहें तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट सेव कर लें, फिर हम बात करते हैं और विशेषताओं की। ये तो हो गए प्रमुख टीले जो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और विशेषताओं की। तो साथियों, यहाँ पर इस शुष्क प्रदेश की खूब सारी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अब वो विशेषताएं कौन कौन सी है? पहली विशेषता हमने अभी पढ़ी, यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख टीले। अब देखें, इस शुष्क प्रदेश में यहाँ पर जैसलमेर जिला जो है, तो यह जैसलमेर जिला, जैसलमेर के दो स्थान हैं। एक स्थान रहता है जिसका नाम पोखरण,
एक स्थान है जिसका नाम है मोहनगढ़। तो पोखरण और मोहनगढ़ का जो क्षेत्र है, इस पोखरण और मोहनगढ़ के बीच का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भूमिगत जल पट्टी पाई जाती है। भूमिगत मीठे जल के विशाल भंडार यहाँ पर विद्यमान है। और यह जो भूमिगत जल स्रोत हैं, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहा जाता है लाठी सीरीज। लाठी सीरीज। तो अब जो सवाल यहाँ से बनता है, सबसे पहला सवाल कि लाठी सीरीज का विस्तार कहाँ से कहाँ तक। तो लाठी सीरीज का जो विस्तार है, यह है पोखरण और मोहनगढ़ के बीच। जिला कौन सा हो जाएगा? जिला हो जाएगा जैसलमेर। तो जैसलमेर में पोखरण और मोहनगढ़ के बीच जो है लाठी सीरीज का फैलाव है। अब इसकी जो विशेषता है कि यह लाठी सीरीज किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह लाठी सीरीज जो है, यह भूमिगत जल पट्टी या भूमिगत मीठे जल के विशाल भंडार है। उसके बाद यह लाठी सीरीज जो है, यह लाठी सीरीज सेवण घास के लिए प्रसिद्ध है। सेवण घास जो इस क्षेत्र के पशुओं के लिए काफ़ी पौष्टिक घास होती है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है, यह रहता है लसियुस सिंडिकुस। लसियुस सिंडिकुस। तो यह इस सेवण घास का वैज्ञानिक नाम है, और यह सेवण घास इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। पशुओं के लिए काफ़ी पौष्टिक घास है। और यह जो लाठी सीरीज है, यह सेवण घास के लिए प्रसिद्ध है। अब राजस्थान का जो राज्य पक्षी है गोडावण, वह गोडावण अपने अंडे हमेशा इस घास पर देता है, इसलिए इस घास को कहता है गोडावण की प्रजनन स्थली। गोडावण की प्रजनन स्थली। तो यह सेवण घास गोडावण की प्रजनन स्थली के नाम से जानी जाती है। और एक और महत्वपूर्ण बात, इस लाठी सीरीज क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नलकूप है, इसका नाम है चंदन नलकूप, जहाँ से रोजाना लाखों लीटर मीठा पानी हमको प्राप्त होता है। और इसी कारण इसको कहा जाता है थार का घड़ा। थार का घड़ा। तो लाठी सीरीज की खूब सारी विशेषताएं हो गई। यह भूमिगत जल पट्टी है, मीठे जल के विशाल भंडार है यहाँ पर, जो पोखरण और मोहनगढ़ के बीच जैसलमेर में फैले हुए हैं। लाठी सीरीज जो है वो सेवण घास का प्रमुख क्षेत्र है। सेवण घास जिसका वैज्ञानिक नाम लसियुस सिंडिकुस, और इसको गोडावण की प्रजनन स्थली के नाम से भी जाना जाता है। और इस लाठी सीरीज क्षेत्र में चंदन नलकूप स्थित है, जिसको थार का घड़ा कहा जाता है। तो ये जो विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं हो गई लाठी सीरीज की। अब लाठी सीरीज के बाद यहाँ पर जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में यहाँ फैला हुआ है राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो लाठी सीरीज के बाद एक और जो विशेषता इस शुष्क प्रदेश की है, वो है राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कहाँ फैला है, यह फैला है जैसलमेर और बाड़मेर में। जैसलमेर और बाड़मेर 2 जिलों में इसका फैलाव है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। ध्यान रखना मित्रों, यह राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से जो जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में फैला हुआ है। और राष्ट्रीय मरु उद्यान को कहते हैं गोडावण की शरण स्थली। ध्यान रखना, गोडावण की प्रजनन स्थली वो था लाठी सीरीज, और गोडावण की शरण स्थली यह है राष्ट्रीय मरु उद्यान। कोई दिक्कत नहीं। अब ये राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है, ये कई तरह के विषैले सांपों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पाए जाने वाले जो प्रमुख सांप है, तो ये सांप हो जाते हैं कोबरा। कोबरा के अलावा यहाँ पाया जाता है
रसल वाइपर, और रसल वाइपर के अलावा यहाँ पाया जाता है पियूना सांप। तो ये कुछ विषैले जो सांप है ये इस राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्र में पाए जाते हैं। और राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्र की एक और महत्वपूर्ण विशेषता जिसकी हम बात अभी करने वाले हैं, इस क्षेत्र का एक गांव है, गांव का नाम है आकल। जैसलमेर में यह स्थित है आकल गांव। तो आकल गांव जो है, इस आकल गांव में 18 करोड़ वर्ष प्राचीन, 18 करोड़ वर्ष प्राचीन, काफ़ी महत्वपूर्ण बात होती है साथियों। 18 करोड़ वर्ष काफ़ी प्राचीन समय है। तो 18 करोड़ वर्ष प्राचीन यहाँ पर लकड़ी के अवशेष विद्यमान है अभी तक। इस आकल गांव में जो है लकड़ी के अवशेष यहाँ पर अभी तक विद्यमान है। और जिस क्षेत्र में ये लकड़ी के अवशेष विद्यमान है उस क्षेत्र को कहा जाता है आकल वुड फॉसिल पार्क। आकल वुड फॉसिल पार्क, या इसको कहते हैं आकल काष्ठ जीवाश्म उद्यान। काष्ठ जीवाश्म उद्यान। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान में काष्ठ जीवाश्म उद्यान कौन से जिले में है। तो जिले की बात आएगी तो जिला हो जाएगा जैसलमेर में। और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये 18 करोड़ वर्ष प्राचीन लकड़ी के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो आकल गांव है ये भी राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्र के अंतर्गत है, शुष्क प्रदेश के अंतर्गत है। तो आप चाहें तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट सेव कर लें। चलिए साथियों, तो ये हमने बात की लाठी सीरीज की, और लाठी सीरीज के साथ साथ राष्ट्रीय मरु उद्यान की। साथियों, जितना हम पढ़ रहे हैं ये आने वाली जो आपकी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है, जो पटवार भर्ती परीक्षा है, इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। यहाँ से प्रत्येक लाइन से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास करते रहें, रिवीजन आप इनका अवश्य करते रहें। अब उसके बाद हम शुष्क प्रदेश की कुछ और विशेषताएं जो है उसकी हम बात करते हैं। तो साथियों, शुष्क प्रदेश में जो जैसलमेर जिला है, जैसलमेर का एक स्थान है शाहगढ़ बल्ज। तो जैसलमेर का जो शाहगढ़ बल्ज क्षेत्र है यह काफ़ी चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि यहाँ चीता अभयारण्य विकसित किया जा रहा है। चीता अभयारण्य विकसित किया जा रहा है जहाँ पर ईरान से चीते लाए जाएंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये रहता है। उसके बाद एक और स्थान है, नाम है जोहड़बीड़। जोहड़बीड़ जो है ये कहाँ पर, ये रहता है बीकानेर में। अब जो जोहड़बीड़ है यहाँ पर भी गिद्ध के लिए, गिद्ध जो अभी विलुप्त प्राय प्राणी हैं, पहले प्राकृतिक संतुलन में यह काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन आजकल वर्तमान में इसकी संख्या बहुत कम हो गई है। तो गिद्धों के संरक्षण के लिए जोहड़बीड़ बीकानेर में गिद्ध अभयारण्य विकसित किया जा रहा है। अब अगर हम बात करते हैं तो मरुस्थल की जो प्रवेश द्वार है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। उसके बाद राजस्थान की मरु नगरी, या राजस्थान की मरु नगरी, तो मरु नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार ये कहते हैं साथियों जैसलमेर को, सॉरी जोधपुर को। जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं, और राजस्थान की जो मरु नगरी है ये कहते हैं बाड़मेर को। ध्यान रखना, मरु महोत्सव जो है यह महोत्सव आयोजित होता है जैसलमेर में, लेकिन राजस्थान का जो मरु जिला है या राजस्थान की जो मरु नगरी है यह कहते हैं हम बाड़मेर को। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं हो बिल्कुल भी। राजस्थान का मरु
जो ज़िला है या राजस्थान की जो मरु नगरी है वह बाड़मेर को ही कहते हैं। मरु महोत्सव जो होता है आरटीडीसी का, यह मरु महोत्सव जैसलमेर में आयोजित जरूर होता है। अब उसके बाद शुष्क प्रदेश की और विशेषता जो हम थली प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो थली जो प्रदेश है, यह प्रदेश हमने इसकी चर्चा पहले भी की थी। तो गंगानगर, बीकानेर और चूरू का जो मरुस्थलीय भाग है, बीकानेर, गंगानगर और चूरू का जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको हम थली प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो थली प्रदेश, गंगानगर, बीकानेर और चूरू का मरुस्थलीय क्षेत्र, यह हो जाएगा थली प्रदेश। अब एक यहाँ पर और जो है विशेषता इसकी आती है शुष्क प्रदेश के निकलकर, तो उसको हम देखते हैं। विशेषता आती है यहाँ पर खड़ीन, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान देना। खड़ीन, तो खड़ीन क्या होता है? खड़ीन जो है वो जैसलमेर क्षेत्र में वर्षा जल के संग्रहण का एक परंपरागत तरीका है। जैसलमेर के जो पालीवाल ब्राह्मण हैं, उन पालीवाल ब्राह्मणों ने इस खड़ीन जो है इसकी शुरुआत की थी, वर्षा जल संग्रहण की शुरुआत की थी। तो यहाँ पर किसी ऊंचे स्थान के नीचे जो उसका ढाल होता है, वहाँ पर पानी को रोका जाता है और पानी लंबे समय तक भरा रहता है। तो वहाँ की जो मिट्टी है वो मिट्टी उपजाऊ हो जाती है और पानी के सूखने के बाद उस स्थान पर कृषि की जाती है। तो ये कहलाता है खड़ीन कृषि। और जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने खड़ीन कृषि की शुरुआत यहाँ पर की थी। तो ये जो खड़ीन है, यह खड़ीन यहाँ के अस्थायी मीठे पानी की झीलें हैं, जिनको प्लाया झीलें भी कहते हैं। तो ये खड़ीन अस्थायी मीठे पानी की झीलें हैं, जिनको हम प्लाया झील भी कहते हैं। और खड़ीन की जो कृषि है, तो यह खड़ीन कृषि जो है यह यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई थी। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और खड़ीन जो है यह जैसलमेर में सिंचाई का प्रमुख साधन है। तो खूब सारी विशेषताएं हो गई। खड़ीन जो यहाँ की अस्थायी मीठे पानी की झीलें हैं, जिसको हम प्लाया झीलें भी कहते हैं। खड़ीन कृषि जो यहाँ के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी जैसलमेर में। और यह खड़ीन जो है जैसलमेर में सिंचाई का प्रमुख साधन भी है। ये तो हो गई खड़ीन, जो हो गई अस्थायी मीठे पानी की झीलें। अब यहाँ पर एक और झीलें पाई जाती है, जो होती है रन या टाट। रन या टाट, तो रन या टाट जो है यह बालूका मुक्त प्रदेश में, जहाँ पर चट्टानें पाई जाती है, ऐसे चट्टानी क्षेत्र में वर्षा जल के इकट्ठा होने से बनने वाली जो दलदली झीलें हैं, ध्यान रखना, ये जो झीलें हैं ये होती है खारे पानी की दलदली झीलें। तो खारे पानी की दलदली झीलों को यहाँ पर रन या टाट कहा जाता है। तो दो तरह की झीलें यहाँ पर, एक खड़ीन झील, जो खड़ीन होती है वह मीठे पानी की अस्थायी झील होती है, और दूसरी रन या टाट जो खारे पानी की दलदली झीलें होती है। तो दो तरह की झीलों का वर्णन हमने यहाँ पर किया है। और एक और शब्द यहाँ पर आता है शुष्क प्रदेश में निकलकर, वह आता है हम्माद। तो हम्माद जो है साथियों, ये यहाँ के पथरीले मरुस्थल को कहते हैं। पथरीले मरुस्थल को यहाँ पर हम्माद कहा जाता है। तो खूब सारी विशेषताएं हमने शुष्क प्रदेश की पढ़ी है। एक यहाँ पर जैसलमेर का गांव है जिसका नाम है कुलधरा गांव। कुलधरा गांव कहाँ पर? कुलधरा गांव है जैसलमेर में।
और यह कुलधरा गांव जो है ये भी पालीवाल ब्राह्मणों का गांव रहा है। ये वर्तमान में उजाड़ है। ये जो है इसे भूत प्रेतों का गांव भी कहा जाता है। और कुलधरा गांव जो है यहाँ पर पर्यटन के दृष्टिकोण से कैक्टस गार्डन की स्थापना की गई है। ये भी सवाल आया है, एग्जाम में पूछा गया है, राजस्थान में कैक्टस गार्डन की स्थापना कहाँ की गई है? तो कैक्टस गार्डन की जो स्थापना है वह जैसलमेर के कुलधरा गांव में की गई है। आप एक बार इसको भी स्क्रीनशॉट के माध्यम से सेव कर लें। चलिए, उसके बाद साथियों यहाँ के जो लोग हैं, शुष्क प्रदेश के जो लोग हैं, ये लोग पशुपालन बड़ी मात्रा में करते हैं। अब पशुपालन अधिक करते हैं, लेकिन यहाँ पर चारे की कमी के कारण ये अपने पशुओं को इस क्षेत्र से अन्यत्र ले जाते हैं। चारे की कमी के कारण जो गैर वर्षा काल है, उन गैर वर्षा कालों में ये लोग अपने पशुओं को यहाँ से राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में ले जाते हैं। तो ये इस क्षेत्र के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है। तो अगर हम कहें कि शुष्क प्रदेश के जो लोग हैं, इन लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है, तो यहाँ के लोगों का प्रमुख जो व्यवसाय है यह रहता है चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण यानी ये पशुओं को अपने जो पशु होते हैं उनको चारे की तलाश में यहाँ वहाँ भटकाते रहते हैं। ये राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में, राजस्थान से बाहर भी ये अपने पशुओं को चारे के लिए ले जाते हैं। तो ये इस क्षेत्र के लोगों का प्रमुख व्यवसाय होता है, चलवासी पशुचारण। अब उसके बाद जो हमने शुष्क प्रदेश की बात की है, तो ये क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी का विस्तार काफ़ी अधिक है। हमने बात की थी बालू का युक्त प्रदेश, तो यहाँ पर रेतीली मिट्टी का विस्तार काफ़ी अधिक है। और रेतीली मिट्टी जो है साथियों, इसका एक विशेष गुणधर्म है, रेतीली मिट्टी दिन के समय सूर्य के ताप को पाकर बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो जल्दी गर्म होगी तो यहाँ के आसपास का जो तापमान है यह भी काफ़ी ऊंचा हो जाएगा। तो रेतीली मिट्टी के कारण दिन के समय यहाँ का तापमान काफ़ी ऊपर या काफ़ी ऊंचा हो जाता है। रात्रि के समय यही रेतीली मिट्टी काफ़ी जल्दी ठंडी भी हो जाती है और इसके कारण यहाँ रात को तापमान काफ़ी नीचे गिर जाता है। तो इस रेतीली मिट्टी के कारण दिन का तापमान और रात का तापमान, तो दिन का तापमान काफ़ी ऊंचे हो जाएंगे, रात का तापमान काफ़ी नीचे हो जाएंगे। तो दिन और रात के तापमान में जो अंतर आता है, दिन का तापमान और रात का तापमान, इन दोनों के बीच जो अंतर आता है, तो इसे कहते हैं दैनिक तापांतर। दैनिक तापांतर। तो दिन और रात के तापमान में जो अंतर आता है, जिसको हम दैनिक तापांतर कहते हैं, तो यहाँ पर इस रेतीली मिट्टी के विस्तार के कारण दैनिक तापांतर अधिक पाया जाता है। तो दैनिक तापांतर जो किसके कारण है, यह रेतीली मिट्टी के कारण जो है, यहाँ रेतीली मिट्टी के कारण यहाँ पर दैनिक तापांतर क्या हो जाएगा, अधिक पाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं, यानी दिन के समय जैसे तापमान जो है यहाँ पर 45 डिग्री हो गया बढ़कर, रात्रि के समय यह तापमान 35 डिग्री हो गया, नीचे गिर गया। तो इस तापमान का जो अंतर है वह 10 डिग्री हो गया। तो यह 10 डिग्री जो है यह यहाँ का दैनिक तापांतर है। तो शुष्क प्रदेश में रेतीली मिट्टी के विस्तार के कारण दैनिक तापांतर काफ़ी अधिक पाया जाता है। तो साथियों, आज की जो क्लास हुई है, इस क्लास में हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन पढ़ा है। उसके साथ साथ हमने राजस्थान के पहले भौतिक प्रदेश पश्चिमी रेतीले मैदान का एक भाग जो हमने शुष्क प्रदेश कंप्लीट किया है। अब अगली जो क्लास रहेगी उस क्लास में हम अर्ध शुष्क प्रदेश के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तब तक आप इस क्लासरूम को अपने अधिक से अधिक मित्रों तक अवश्य शेयर करें। इस एप्लीकेशन को आप अधिक से अधिक मित्रों तक अवश्य शेयर करें, ताकि आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम्स में हमारी तरफ से उनको थोड़ी सी हेल्प ज़रूर मिल जाए। तो अगली क्लास के साथ आपसे बहुत जल्द हम फिर मिलने वाले हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।